दोस्तों सुबह के 4 बज रहे थे। एक युवक पैसेंजर ट्रेन पकड़ने के लिए पैदल ही स्टेशन की तरफ जा रहा था। रेलवे लाइन के बगल बने कच्चे रास्ते पर मोबाइल का टॉर्च जलाए हुए, क्योंकि 4 बजे अभी उजाला हुआ नहीं था, तो वह उसी रोशनी के सहारे चला जा रहा था। लेकिन स्टेशन से कुछ दूर पहले ही एक रेलवे लाइन पर उसे साया नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाता है, घबरा जाता है। फिर और नजदीक जाता है तो देखता है कि एक 22 साल की खूबसूरत लड़की, लेकिन घबराई हुई, उसके बाल अस्त व्यस्त थे, कपड़े साधारण से थे। ऐसे लगता था कि जैसे वो बिस्तर से उठकर वहां पर चली आई है। वो उससे जाता है, बातचीत करता है, लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है, वो अपनी बहन के घर जा रहा था। लेकिन ऐसा वो सफ़र होता है कि दोस्तों ना उस दिन का सफ़र बल्कि उसकी पूरी जिंदगी का सफ़र बदलने वाला था। दोस्तों क्या कुछ होता है, एक हैरान कर देने वाली रोचक कहानी। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ते रहे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरा स्टोरी ऑफ उदय जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन लोगों ने नहीं किया उनसे विनती करता हूं कि यार उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस पर जो वीडियो पड़ा है लोग उसे बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें एक फिल्म देखने जैसा एहसास हो रहा है। पीछे जो उसके AI पिक्चर चल रहे हैं वो बहुत ही शानदार अनुभव दे रहे हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट भी है और उम्मीद भी है कि आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब करेंगे। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही दे रखा है इस वीडियो के, तो आप फटाफट उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेकिन पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि ये वीडियो जो है दोस्तों बहुत ही शानदार, बहुत अलग प्रकार की होने वाली है। तो दोस्तों अब आते हैं आज की कहानी पर। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के मनकापुर तहसील का एक थाना लगता है मोतीगंज, उसी थाने का एक गांव लगता है मझौआ। उसी गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम करण होता है। करण दोस्तों दिल्ली में रहकर काम करता था। उसकी उम्र करीब 25-26 साल की थी। दिसंबर 2025 का महीना था जब उसकी बहन के यहाँ अखंड रामायण का प्रोग्राम होता है। उसकी बहन का नाम नीलम था। वो उसे जो है दिल्ली से बुलाती है कि भैया आ जाना, तो मदद हो जाएगी। दोस्तों वो अपनी बहन के यहाँ प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आया था। तो एक ट्रेन जो कि गोंडा से गोरखपुर जाती है, पैसेंजर ट्रेन, उसे गोरखपुर तक ही जाना था, सुबह 4:30 बजे मोतीगंज स्टेशन पर आने वाली थी। तो अपने घर से वो उठता है, फटाफट नहाता है और उसके बाद वो निकल लेता है। ठंडी का महीना दोस्तों, दिसंबर में, कांप रहा था, लेकिन फुल उसने जैकेट वगैरह पहन रखा था। रोशनी जलाए हुए हल्का फुल्का कोहरा भी था और रेलवे लाइन के बगल से चला जा रहा था कि तभी दोस्तों एक साया जो नजर आता है, एक लड़की होती है, उस लड़की का नाम ममता होता है। वो उसे देखता है, ठहर जाता है, सोचता है सुबह का वक्त है, क्या पता जो है महिलाएं निकलती हैं, आजकल लोगों के घर में बाथरूम वगैरह अभी भी नहीं है। लेकिन फिर वो सोचता है कि नहीं यार, ये बात कुछ और है। वो ठिठक जाता है और कहता है अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो। दोस्तों रेलवे लाइन जो ट्रेन थी उसकी सीटी सुनाई दे रही थी। वो कहता है अरे यहाँ पर क्यों खड़ी हो। दोस्तों ना तो कोई जवाब देती है, ना ही उसके तरफ देखती है। फिर वो एक पत्थर उठाकर उसके तरफ फेंकता है, कहता है तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। दोस्तों फिर वो कोई जवाब नहीं देती है, उसकी तरफ बस तिरछी निगाहों से देख लेती है। अब वो सोचता है यार मैं क्या करूं। समझ जाता है कि बस ये लड़की जो है यहाँ पर अपनी जीवन लीला समाप्त करने आई होगी। उसके बाद उसके पास जाता है, हाथ पकड़ लेता है, कहता है तुम क्या कर रही हो, पागल हो क्या। कहती है इससे तुम्हें क्या मतलब, तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ जाओ, कौन हो तुम। वो कहता है मैं जो भी हूँ, लेकिन ये तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मैं ये करने नहीं दूंगा। वो कहती है तुमने सारी दुनिया का ठेका ले रखा है, जहाँ जा रहे हो अपने रास्ते जाओ, मेरा तुमसे क्या मतलब है। वो सोचता है यार क्या करूं। अब जा रहा था एक तो धार्मिक काम में, और इससे बड़ा धर्म उसके लिए कोई नहीं था। फिलहाल उसका हाथ पकड़कर वो खींचने लगता है, क्योंकि ट्रेन जो है वो सीटी दे रही थी, आने वाली थी। वो खींचता है अपने तरफ और ममता जो है खींचती है अपने तरफ। फिलहाल ये जो है ममता के ऊपर भारी पड़ता है और उसे खींचकर पटरी के किनारे ले आता है। कुछ ही देर में ये दोनों बहस ही कर रहे थे कि दोस्तों ट्रेन आ जाती है और वो गुजर जाती है। अब दोस्तों जब ट्रेन चली गई तो जो ममता थी वो उस पर ज़्यादा गुस्सा उतारती है, भड़क जाती है। करण सोचता है यार मैंने नाहक इसको बचाया, छोड़ दिया होता तो ही सही रहता।
मेरा क्या बिगड़ जाएगा, इससे क्या लेना देना। फिर वो 2 कदम आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर सोचता है अरे नहीं यार, एक बार इससे बात करनी चाहिए। वापस आता है और कहता है सुनो, मेरी बात सुनो, नाराज मत हो, मुझे गलत मत समझना, लेकिन ये जो तुम कर रही हो बहुत गलत है, क्यों ऐसा कर रही हो। कहती है कि आपसे क्या मतलब, आप जो है अपने रास्ते जाइए। कहता है नहीं, मैं करने नहीं दूंगा। कहती क्यों। तो कहता है कि देखो ऐसा है कि अगर तुम ऐसा कुछ करोगी तो मुझे पूरी ज़िंदगी पछतावा रहेगा कि कोई मेरे आंखों के सामने मर रहा था, मैंने बचाया नहीं। तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, आज ये विचार अपना त्याग दो, अपने घर लौट जाओ। वो कहती है कि मैं घर ही तो नहीं जाना चाहती, घर वाले ही तो मेरे दुश्मन हैं और दूसरे दुश्मन तुम मिल गए। वो कहता है कि ठीक है, मुझे दुश्मन ही समझ लो, कभी कभी दुश्मन भी काम आ जाते हैं। अगर तुम घर नहीं जाना चाहती हो, घर वालों से ही तुम्हें नाराज़गी है, तो तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है कि तुम कहाँ रहते हो। तो कहता है कि मैं तो रहता हूँ यहीं पास में ही, मेरा मझौआ गांव है, लेकिन अभी मैं अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ, तो तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है बहन तुम्हारी कहाँ रहती है। वो कहता है गोरखपुर रहती है। अब दोस्तों कुछ सोचती विचारती कहता है कि देखो मैं तुम्हें छोड़ने वाला तो हूँ नहीं, और तुम अपने घर भी नहीं जाओगी, तो तुम मेरे साथ चल चलो, मेरी ट्रेन आने वाली है, छूट जाएगी। दोस्तों वो कुछ सोचती विचारती है और उसके बाद उसके पीछे वो चल देती है। फिर कहती है कि अपने बहन से क्या बताओगे तुम। वो कहता है कि अरे ये तो बाद में सोचा जाएगा, पहले तुम चलो। दोस्तों वो जाती है, रेलवे स्टेशन पर कोई नहीं था, सुबह का टाइम था, ठंडी महीना था, तो वहाँ पर अभी अंधेरा ही था। धीरे धीरे जो है वो उजाला होने की तरफ था। ट्रेन भी दोस्तों आधा घंटे लेट हो जाती है। फिलहाल स्टेशन के बगल में नीम का पेड़ था, जाता है एक दातून तोड़ के लाता है, कहता है ये लो दातून कर लो, कुल्ला कर लो। वो दोस्तों अपने मुंह में लेकर उसे कूचने लगती है। उसके बाद नल चलाता है, वो दातून करती है, मुंह धोती है, और फिर ये जो है वहीं पर बैठ जाते हैं। जाता है 2 टिकट लेता है। कुछ ही देर में ट्रेन आ जाती है, करीब 5:30 बजे। अभी भी रात ही थी, दिसंबर का महीना था, और उसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। ट्रेन बिल्कुल खाली थी। एक तरफ ये बैठ जाता है खिड़की की तरफ शीशा बंद करके, और उससे दूर वो जो है उसी कंपार्टमेंट में बैठ जाती है। ना ये उससे कुछ बोलता है, ना वो इससे कुछ बोलती है, बस ये तिरछी निगाहों से कभी कभी उसको देख लिया करता था। धीरे धीरे 2-4 स्टेशन जब ट्रेन आगे गई, सुबह हो गई, तो उसमें कुछ इक्का दुक्का लोग और चढ़ने लगे, भीड़ बढ़ने लगी। तभी एक समोसे वाला चढ़ता है, समोसे ताज़ा गरम समोसे करते हुए कहता भाई ज़रा 4 समोसे दे दो। तो जो ममता थी वो कहती है मुझे नहीं खाना, मेरे लिए मत लेना। वो समोसे वाले से कहता है भाई चले जाओ और नहीं खाना है। तो ममता कहती है अरे आप क्यों नहीं ले रहे हो, अपने लिए तो ले लो। कहता है अरे मुझसे कैसे खाया जाएगा जब तुम नहीं खाओगी, आखिर तुम भी तो सुबह से कुछ नहीं खाई हो। फिर वो चला जाता है समोसे वाला। तभी उसके मन में ना जाने क्या ख्याल आता है, ममता खुद उसे टोकती, कहती है अरे सुनो इधर आओ। उसे बुलाती है, समोसा वाला वापस आता है, कहती है अच्छा ठीक है दे दो। दोस्तों करण जो है समोसे लेता है और उसके बाद ये दोनों खाते हैं। उसके बाद फिर ये उठकर खड़ी हो जाती है, तेजी से जाने लगती है। ट्रेन चल ही रही थी। अभी ये सोचता है यार कहीं ऐसा ना हो दरवाजे से कूद जाए। दौड़कर लपकता है, उसे कहता कहाँ जा रही हो, उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहते अरे कहीं नहीं जा रही हूँ। वो कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं कूदने दूंगा ऐसे। कहते अरे मैं बाथरूम जा रही हूँ, बाथरूम भी नहीं जाने दोगे। कहता अच्छा ठीक है। अब दोस्तों उसके पीछे पीछे वो जाता है, दरवाजे पर वो खड़ा हो जाता है जिधर से लोग चढ़ते उतरते हैं। अपना बाथरूम जाती है, उसके बाद निकल कर जाती है उसी जगह बैठ जाती है जहाँ पर वो बैठी हुई थी। उसके बाद जब ये देख लेता है तो इसे इत्मीनान हो जाता है, ये भी जाकर उस जगह बैठ जाता है जहाँ पर ये बैठा हुआ था। धीरे धीरे दोस्तों और ट्रेन जब आगे निकली वहाँ से, तो लोगों की भीड़ और बढ़ने लगी। ट्रेन में अब काफ़ी भीड़ हो गई। अब जो भी चढ़ता तो ममता को देखता इस तरीके से कि कौन सी लड़की ऐसे बैठी हुई है इस हालत में। अलग तरह तरह के लोग अंदाज़ा लगाते, लोग उससे बात करने की भी कोशिश करते। अब दोस्तों ममता जब ये सारी चीज़ें भांपती है तो वहाँ से धीरे से उठकर आती है और उसके बगल में बैठ जाती है करण के। करण जो है उठ के उसे अपनी खिड़की वाली सीट दे देता है और फिर लोगों के तरफ वो बैठ जाता है। तब जाकर लोगों को एहसास हुआ अरे यार ये तो लड़की के साथ एक लड़का भी है, उसके साथ है। अब जो लोग उसे घूर रहे थे दोस्तों अपनी नज़रें नीची कर लेते हैं।
थोड़ी देर में फिर ट्रेन जो है वो गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। वहाँ पर ये दोनों उतर जाते हैं ट्रेन पहुँचने के बाद। लेकिन अब उसके जो कपड़े थे ढंग के थे नहीं। करण कहता है कि ऐसा है कि चलो तुम्हारे लिए कुछ कपड़े ले देता हूँ। करीब 10 साढ़े 10 का वक्त हो रहा था। वो कहती है अरे नहीं मुझे नहीं चाहिए कपड़े। कहता है ऐसे कैसे जाओगी यार बहन के यहाँ, और मैंने कुछ सोचा है कि बहन को ये बताऊंगा कि मेरी ये दोस्त है, तो फिर कपड़े तो कम से कम थोड़े ढंग के ले लो। जाता है रेलवे स्टेशन के बाहर कपड़े के शोरूम पर। उसके लिए दोस्तों दुकानदार से कहता है कि इनके लिए कपड़े दिखाइए। वो दिखाने लगता है तो कहता है पसंद कर लो, इसमें कौन सा पसंद है। ममता कहती है कि अब मुझे क्या पता। कहता है अरे पहनना तुम्हें है ले लो। तो दोस्तों जब वो नहीं कुछ कहती है तो दुकानदार से कहता और अच्छा दिखा दो। कहती नहीं नहीं रहने दो, यही दे दो। फिर वो कहता नहीं और दिखा दो। दोस्तों उसके लिए वो 2 सूट कपड़े खरीद देता है, फिर तीसरा भी खरीद देता है, जैकेट भी लेता है, स्वेटर भी लेता है, पैजामी इनर सब कुछ लेता है। वो कहते हैं अरे किस लिए ले रहे हो इतना। वो कहता है कि अरे वहाँ पर 3 दिन रहना है, कल रामायण बैठेगा, परसों भंडारा है, उसके बाद हमें आना है, तो कम से कम 3 कपड़े तो होने चाहिए। वो कहते हैं क्यों आपकी बहन के यहाँ नहाने धोने की व्यवस्था नहीं है कपड़े धोने की। कहता है अरे पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, धूप होगी कि नहीं होगी, ले लोगी तो अच्छा ही रहेगा। दोस्तों वो ज़बरदस्ती उसे जो है 8-10 हज़ार के कपड़े दिलवा देता है, अपने लिए भी कुछ ले लेता है। उसके बाद कुछ पैसे उसे दे देता है कि तुम्हें और भी कोई कपड़े ऐसे लेने हों जो मैं ना खरीद सकूं, वो भी खरीद लो। दोस्तों उसके बाद ये दोनों वहाँ से निकलते हैं और उसके बाद फिर टेम्पो पकड़ता है। कहती है आपके बहन का घर कितना दूर है। कहता है कि बस आधे घंटे लगेंगे। कहती है आप क्या बताओगे वहाँ पर। कहता मैं यही बता दूंगा कि ये मेरे साथ में दिल्ली में काम करती हैं और गांव जो है इनका अपने गांव के ही बगल में है, तो इसीलिए मैं इनको ले आया, जान पहचान है। तो कहती है कि ऐसे फिर आपकी दीदी फिर कुछ और कहेंगी तो आप बोल देना कि काम करने के लिए आप मुझे ले जा रहे हो वहाँ पर। कहता है ऐसे कैसे यार, फिर तुम्हें वहाँ काम करना पड़ेगा। कहती है कोई बात नहीं, मैं काम कर लूँगी। अब दोस्तों उसके बाद ये दोनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं, लेकिन बस मतलब की वो बोलती थी, इससे ज़्यादा उससे कुछ बोलती नहीं थी। बहन के घर पहुंच जाते हैं दोस्तों। उसकी बहन का नाम नीलम होता है, उसके जीजा का नाम सुदेश होता है। सुदेश जो है वो दुबई में रहकर काम करता था, लेकिन अच्छे पैसे कमाता था। कुछ दिन के लिए घर आया था और फिर वापस उसे दुबई जाना था, तो अखंड रामायण जो है सुन के उसे जाना था और वही वो प्रोग्राम करता है। जब उसकी बहन देखती है करण को तो खुश हो जाती है, लेकिन जब पीछे इसको देखती है ममता को, तो उससे इशारों में पूछती है ये कौन है। कहता अरे दीदी ये हमारी दोस्त है और दिल्ली में साथ ही में काम करते हैं, घर पे आई थी बोर हो रही थी तो मैं सोचा चलो अपनी दीदी के यहाँ ही घुमा लाऊं। वो कुछ देर सोचती है, फिर कहती है अच्छा चलो ठीक है। और उसके बाद दोस्तों फिर चाय पानी वगैरह पिलाती है, खाना वगैरह बना ही रखी थी। उसके बाद वो खाना खिलाती है क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई आने वाला है। और फिर जो है ये लोग कामों में लग जाते हैं। जो सुदेश यानी कि जो करण का जीजा था और करण, ये दोनों बाहर निकल जाते हैं बाहर के कामों के लिए, खरीदारी करने के लिए। और ये जो है जो ममता थी वो नीलम के साथ घर के कामों में लग जाती है। कहती है दीदी बताओ क्या करना है। वो कहती है अरे आप मेरी मेहमान हो, आपसे मैं कैसे काम करवा सकती हूँ। वो कहती है कोई बात नहीं, मैं काम करती हूँ, मैं हमेशा काम करती रहती हूँ, और आप बताओ क्या करना है। अब दोस्तों उसकी जो बहन थी वो भी अकेली थी, सास ससुर बूढ़े थे, तो वो कामों से परेशान हो गई थी। इस तैयारी में बहुत दिनों से ढंग से खा पी नहीं रही थी, बीमार सी हो चुकी थी, क्योंकि उसे वो सोच रही थी काम किसी तरीके से निपटाना है। तो उसे काफ़ी राहत मिल जाती है उसकी ये बात सुनकर। उसे 1-2 काम बताती, फटाफट कर देती है और उसके बाद धीरे धीरे वो दोस्तों ऐसा वो घर संभाल लेती है कि जैसे वही उस घर की सबसे जिम्मेदार जो है वो सदस्य हो। हर चीज़ साफ सफाई से लेकर मतलब सब चीज़ वो संभाल लेती है। अब वो देखती रही, करण से कहती है करण ये जो तेरी दोस्त है तो बहुत अच्छी है भाई, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा काम करती है। तो वो कहता है कि हाँ ये बहुत काम करती है। अब करण भी हैरान था और साथ में खुश था कि चलो उसकी वजह से एक लड़की की जान बची और वो खुशी खुशी जो है काम कर रही है
अब दोस्तों उस दिन शाम होते होते सारी जिम्मेदारी जो ममता थी अपने कंधों पर उठा लेती है और उसकी बहन को बड़ी राहत मिलती है। अगला दिन दोस्तों रामायण का दिन था। सुबह सुबह पंडित जी की टोली आ गई जो कि रामायण बाँचने वाले थे और उनको चाय नाश्ता देना, मेहमान भी आने शुरू हो गए। सबको चाय नाश्ता देना, पूछना, बिठाना, टेंट वगैरह लगने लगे, यानी कि हर तरफ चहल पहल हो गई। वो पूरी जिम्मेदारी से काम करती रही, लेकिन बस वही था कि उसके चेहरे पर जो उदासी थी वो कभी कभी झलक जाती थी। फिलहाल जो पंडित जी भी लोग थे वो भी हैरान, जो रिश्तेदार थे वो भी हैरान थे कि यार ये लड़की कौन है। पूछती रहती थी सब कि ये कौन है, तो वो कहती थी, बड़े गर्व से कहती थी कि ये तो मेरे भाई के जान पहचान की लड़की है, मेरे भैया की ये दोस्त है और इसके साथ काम करती है। तो सारे लोग कहते हैं कि यार तो ये तो बड़ी अच्छी है, बड़ी काम की है। फिलहाल दोस्तों उस दिन रामायण वगैरह शुरू हो गया। फिर ये सारा काम, सबको खाना पानी खिला के, जो 40-50 लोग वहाँ पर इकट्ठे थे सबके लिए खाना बनवाती है नीलम के साथ बनकर बैठकर। सबको खाना वाना सर्व करने के बाद, बर्तन वगैरह साफ करने के बाद रात को 11 साढ़े 11 बज जाते हैं और फिर उसके बाद एक बोरा लाकर वहाँ पर बिछाकर दोस्तों वो हाथ जोड़कर वो रामायण सुनने लगती है। अब सारी औरतें जो कि अभी जग भी रही थी लेकिन ठंड से ठिठुर रही थी, वो उसे देखती हैं कि अच्छा वहाँ बैठकर इतने इत्मीनान से रामायण सुन रही है। तो पहले नीलम आती है, फिर कुछ और औरतें आती हैं, बहुत सारे लोग आकर उसके अगल बगल बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक लोहे के बर्तन में वो आग भी जला लेती है और फिर उसके बाद वो नीलम से कहती है ममता कि आपके भैया कहाँ हैं और जीजू कहाँ हैं। वो कहती है कि अरे वो दोनों तो सो रहे हैं। तो वो जाती है दोस्तों करण के पास, चारपाई पर रजाई ओढ़े सोया हुआ था, उसे जगाती है, कहती है उठो। दोस्तों उठकर बैठ जाता है। पहली बार उसने उससे इतने प्यार से बोला था। कहता है कि हाँ बताओ। कहती है कि चलो ना वहाँ पर बैठो जहाँ पर रामायण हो रहा है। तो करण कहता है कि किस लिए। तो कहती है सुनने के लिए। वो कहता है दोपहर से ही तो सुन रहा हूँ। वो कहती है अरे ऐसे थोड़ी सुना जाता है, अभी तक इधर उधर ध्यान था, अब चलो उसे ध्यान से बैठकर सुना जाता है, चलो वहाँ पर और सुनना चाहिए, ऐसे ही करते हैं लोग, यहाँ तो कोई बैठ ही नहीं रहा है। अब दोस्तों वो कहता है अच्छा ठीक है चलो। उसके बाद वो आता है और फिर वो कहती है कि जीजू को भी जगा लाओ। वो सुदेश को भी जगाता है। ये दोनों वहाँ आते हैं, उनके लिए कुर्सी रख देती है और उसके बाद वो बैठकर दोस्तों रामायण सुनते हैं। सबको बड़ा आनंद आ रहा था। कुछ देर में वो काली मिर्च वाली चाय बनाती है, काली सबको पिलाती है और उसके बाद दोस्तों रात के करीब 2 बज जाते हैं। अब अगले दिन भंडारा का प्रोग्राम था, बहुत सारा काम था, तो ये भी था कि भाई सोना भी ज़रूरी है। उसके बाद ये लोग सारे लोग जाते हैं और सो जाते हैं। नीलम और जो ममता थी एक ही चारपाई पर सोती थी। सुदेश और जो करण थे वो एक चारपाई पर सोते थे। फिलहाल जब सुबह हुई तो सुबह सबसे पहले उठ जाती है, रामायण अभी चल ही रहा था और कुछ देर में चाय नाश्ता सबके लिए बनाती है। फिर उस वक्त भी आता है जब रामायण समाप्त हो जाता है, फिर हवन होता है और फिर उसके बाद भंडारे की तैयारी। अब उस दिन दोस्तों करीब 1000 लोगों का खाना था। कई गांव के लोगों को उसकी बहन और उसके बहनोई ने निमंत्रण दे रखा था, तो बहुत बड़ा भंडारा था। अब उस दिन ना तो सुदेश को, ना ही नीलम को और ना ही करण और ना ही ममता को, इन लोगों को पानी पीने तक की फुर्सत नहीं थी। किसी तरीके से इस काम को अच्छे से निपटाया जाए, सारे लोग उसमें लगे रहे और दोस्तों ऊपर वाले की दया से और इनकी मेहनत से जो है इनका ये काम बहुत अच्छे तरीके से निपट जाता है। जो भी आते हैं तारीफ करते हैं और उसके बाद दोस्तों रात के करीब 12-1 बजे जब सब कुछ समाप्त हो जाता है, ये लोग इत्मीनान से बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं और फिर उसके बाद सो जाते हैं। फिर अगला दिन सुबह हुआ दोस्तों। अब उस दिन जो है सारे मेहमान धीरे धीरे जाने लगे, सबकी विदाई हो गई, चले गए। कुछ ही लोग जैसे मामी मौसी टाइप, बुआ टाइप के लोग जो हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं 1-2 रोज बाद जाएंगे। अब जब दोपहर का वक्त हो गया, सबने खा पी लिया, तो नीलम सुदेश से कहती है कि ऐसा है कि चलो ममता के लिए कपड़े ले आते हैं। ममता से कहते हैं कि चलो मार्केट चलना है। वो कहती है किस लिए दीदी। कहती है अरे कुछ तुम्हारे लिए कपड़े उपड़े ले आती हूँ। कहती है नहीं 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 चाहिए, कपड़े किस लिए चाहिए, कपड़े हैं। वो कहती है आप तुम्हारे पास बहुत हैं, हज़ारों होंगे, उससे हमें क्या मतलब, मेरे घर आई हो, पहली बार आई हो और चलो कपड़े ले आते हैं।
दोस्तों ज़बरदस्ती जाते हैं, वो लोग भी उसे 2 सूट दिलवा देते हैं। और उसके बाद आते हैं दोस्तों, शाम का वक्त हो रहा था। सुदेश, ममता, करण और नीलम ये लोग बैठे हुए थे। तभी जो नीलम थी वो कहती हैं कि ममता की तारीफ करती हैं, कहती हैं जितने भी रिश्तेदार आए थे सारे रिश्तेदार बस ममता की ही तारीफ कर रहे थे। यहाँ तक कि पंडित जी लोग भी तारीफ कर रहे थे कि ये बिटिया बहुत अच्छी, बहुत सौभाग्यशाली है, बहुत अच्छे घर में इसकी शादी होगी, बहुत खुश रहेगी, जहाँ जाएगी घर को स्वर्ग बना देगी। अब नीलम ममता से कहती हैं कि जैसे ममता तुम्हारा नाम है वैसे तुम हो, वाकई में तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारे घर वाले तो तुमसे बहुत खुश रहते होंगे, तुम्हारे माता पिता सारे लोग। अब दोस्तों इतना सुनते ही अपनी तारीफ सुनकर पहले से उसके आंखों में आंसू आ रहे थे, बहुत खुद को रोक रही थी, लेकिन इतना सुनते संभाल नहीं पाती जब घर वालों का जिक्र आता है। दोस्तों वो फूट फूट कर रोने लगती है और नीलम के जो है सीने से लिपट कर दोस्तों दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। ऐसे लगता है जैसे कोई मातम छा गया हो। अब दोस्तों नीलम भी घबरा जाती हैं, सुदेश भी घबरा जाता है, लेकिन जो करण था दोस्तों उसे तो पता था कि इसकी क्या हालत है। अब वो चुप कराती हैं, लेकिन जो ममता के दिल का दर्द था दोस्तों वो दर्द उसे चुप नहीं होने देता है। बहुत वो लोग समझाते हैं और फिर जाकर वो शांत होती है, चुप होती है। लेकिन नीलम समझ जाती है कि यार ये लड़की जो है, जो ये कहानी बता रहा है मेरा भाई, इससे अलग कुछ है। वो दोस्तों अकेले में करण से पूछती हैं कि भैया ये बता आखिर क्या बात है, जिस तरीके से रो रही थी तू कुछ छुपा रहा है। अब दोस्तों वो अपनी बहन से झूठ बोल नहीं सका। वो चाहता तो पहले दिन बता देता, लेकिन सोचती इससे मेरी बहन डिस्टर्ब हो जाएगी कि कहाँ तू फंस गया, पता नहीं ये क्या करने जा रही थी, कौन अभी आ जाए, थाना पुलिस हो जाए। इसीलिए वो 3 दिन खुद भी डरता रहा, लेकिन अपनी बहन को नहीं बताया, अपनी जीजू को नहीं बताया। और फिर बताता है कि दीदी ऐसी ऐसी बात है और मैं इसे रेलवे लाइन से उठाकर किसी तरीके से बचाकर खींच कर लाया हूँ। वो सुनती है दोस्तों, रोने लगती, कहती कुछ भी हो लड़की तो बहुत अच्छी है और इसके साथ जिसने भी धोखा दिया है या जो भी है वो जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज बचा लिया है, कल को फिर इसे तू छोड़ देगा कहीं इसके घर पर तो क्या पता फिर ये कर ले, लेकिन ये इतनी अच्छी लड़की है, इसको जीने का पूरा हक है। अब दोस्तों जब रात हुई तो नीलम और ममता तो एक ही साथ सोते थे। वो ममता से इस बात का जिक्र करती हैं, कहती हैं ऐसा ममता कि मेरे भाई ने अभी तक मुझे कुछ नहीं बताया था, आज मैंने पूछा क्योंकि मैंने देखा कि तुम क्यों इतना रो रही थी, तो मैंने उसे अपनी कसम दी तो वो सारी बातें बता दिया कि तुम्हें कैसे वो बचा कर लाया है। तो मुझे तुम अपनी सहेली समझ लो, माँ समझ लो, कुछ भी समझ लो, तुम मुझे बता दो आखिर क्या परेशानी है, तुम ऐसा क्यों करने जा रही थी। अब दोस्तों इतना सुनते ही वो रोने लगती है और फिर सारी कहानी बताती है। दोस्तों उसके माता पिता थे नहीं, जब वो 10वीं में थी माता पिता का जो है दुर्घटना में दोनों की एक साथ मौत हो जाती है, बेचारी वो अकेले रह जाती है। फिर उसके चाचा चाची उसकी जिम्मेदारी संभालते हैं, लेकिन दोस्तों जो चाची थी एक जालिम किस्म की महिला थी और जो चाचा था वो भी उसी महिला के कंट्रोल में ही था, उसी की सब कुछ चलती थी। तो सबसे पहले वो उसकी पढ़ाई छुड़वा देती है, उसके बाद उसे घर के कामकाज करवाने लगती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है कि जब वो उसकी शादी अपने एक भतीजे से करवाने की कोशिश करती है। उसका दोस्तों जो भतीजा था वो करीब 35 साल का एक युवक था, 2 बच्चों का बाप था, 2 पत्नियां उसे छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि वो नशेड़ी था, मारपीट करता था, हिंसक था, तो यही सब उसका काम था। और दोस्तों वो उससे जो है इसकी शादी कराने के लिए दबाव डाल रही थी कि तू जा, अब तेरे शादी में कहाँ हम खर्चा करेंगे, वहाँ जाएगी तो मुफ्त में शादी हो जाएगी और उसके साथ रहेगी, उसको संभालेगी, क्योंकि तू गुनी है, काम करने वाली है। लेकिन दोस्तों इसे ये मंजूर नहीं था, क्योंकि वो कभी कभार आता था तो उसकी आदत को अच्छी तरीके से जानती थी। वो कहती है कि नहीं मैं उससे शादी नहीं करूँगी। जब ये इनकार कर देती है तो उस पर वो गलत गलत इल्ज़ाम लगाने लगती है, मार पिटाई करने लगती है। इसने अपने आप को बहुत संभालने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों जब हद हो गई तो इसने सोचा कि अब इससे इस तरीके जीने से अच्छा तो मर जाना ही बेहतर है। और दोस्तों उसी लिए वो उस दिन वहाँ पर आई हुई थी।
और जो है संजोग से करण से उसकी मुलाकात हो जाती है और करण उसे बचा कर ले आता है। जब नीलम ये बात सुनती है दोस्तों तो वो भी रोने लगती हैं। उसके बाद कहती हैं कि अच्छा तो क्या तुम किसी और से प्यार करती हो? कहती है नहीं दीदी, ऐसा मेरा कोई चक्कर नहीं है, मैं तो बहुत शराफत से बहुत ईमानदारी से रहती हूँ। उसके बाद भी चाची तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है, अगर कुछ और मैं करती तो फिर तो मुझे सबके सामने ही मार देती, ऐसा मेरा कोई चक्कर नहीं है। दोस्तों उसके बाद वो उसे अपने सीने से लगाकर उस रात तो सो जाती हैं, उसे इतना प्यार देती हैं कि वो सिसकती रही। अब दोस्तों जब सुबह हुई तो सबसे पहले नीलम ने उसकी कहानी अपने पति और करण को बताई। करण से कहती है कि भाई देख, लड़की इतनी अच्छी है, हम तो देख ही रहे हैं। सुदेश से भी कहती है कि बताओ उस लड़की में कोई कमी है? सुदेश जो है कहते हैं कि नहीं, उसमें तो कोई कमी नहीं है। फिर वो कहती है करण देखो ऐसा है कि उसका कहीं कोई चक्कर भी नहीं है और तुम्हें शादी करनी ही है। अगर उस लड़की से कर लोगे तो समझ लो ये तुम्हारा घर स्वर्ग बना देगी। करण कहता है दीदी मैं तो कर ही लूँ, लेकिन पता नहीं वो मुझसे करेगी कि नहीं करेगी। वो कहती है इसके लिए तुम बात कर लो और उसे छोड़ो मत। अगर वो फिर अपनी छोड़ दोगे तो फिर वही अपनी कहीं जान उसकी चली जाएगी तो बताओ फिर क्या होगा। फिर उसके बाद दोस्तों पति पत्नी बाहर आ जाते हैं। करण जो है वो ममता से बात करता है, कहता है कि अब तो चलना है, अभी ट्रेन है 1 घंटे बाद की, क्या सोचा है? ममता कहती सोचना क्या है, चलो मुझे वहीं छोड़ देना जहाँ से तुम लाए थे बचा कर, उसके बाद जहाँ तुम्हारा घर है आपका, आप वहाँ चले जाना। वो कहता है ऐसे क्यों कह रही हो यार, ऐसी बात मत करो। कहती है फिर क्या करूँ, आप लोग तो मेरी कहानी जान ही चुके हो, मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता है? वो कहता है एक रास्ता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अब दोस्तों इतना सुनते ही वो उसके आंखों में देखने लगती है, उसकी आंखें डबडबा जाती हैं, करण की भी आंखें भर जाती हैं। वो कहता मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मुझे अपना लो तो मैं खुद को सौभाग्यशाली समझूंगा, मैं तुम्हें सारी जिंदगी खुश रखूंगा। दोस्तों इतना सुनते ही अब वो रोने लगती है, दौड़कर उसके सीने से लग जाती है। करण कहता शादी करोगी? वो हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद दोस्तों जब नीलम ये बात सुनती बहुत खुश होती है, सुदेश भी बहुत खुश होता है। अब ये होता है कि शादी तो होगी, लेकिन होगी कैसे? फिलहाल नीलम के घर ही जो है वो ममता रह जाती है। करण जो है आता है अपने माता पिता से बात करता है, वो भी एग्री हो जाते हैं और उसके बाद फिर ये दिल्ली चला जाता है 2-4 महीने कमाने के लिए। कुछ पैसों का इंतजाम करता है, कुछ पैसा जो है सुदेश देता है और इस तरीके से दोस्तों बातचीत बन जाती है। और 21 जून 2026 को बहुत ही धूमधाम से दोस्तों ममता जो है नीलम के ही घर रहती है। करण जो है बारात लेकर अपनी बहन के घर जाता है और वहाँ पर नीलम के जो सास ससुर थे वो कन्यादान करते हैं ममता का और बहुत धूमधाम से विदा कराकर अपने घर लाता है। दोस्तों एक दूसरे को पाकर ये बहुत खुश होते हैं और दुआ है इनके लिए दोस्तों कि आगे हमेशा ये खुश रहें। लेकिन वीडियो समाप्त करने से पहले दोस्तों बस वही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे उस चैनल को स्टोरी ऑफ उदय को सब्सक्राइब करें और उस पर जो वीडियो पड़ा है उसे देखें, आपको यकीनन बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।